48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आज इसका 6th लॉ देखेंगे विच सेज कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, जिसका मतलब है किसी भी कीमत पर लोगों को अपनी तरफ देखने के लिए या अपने बारे में बात करने के लिए मजबूर कर दीजिए। ये तरीका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आते हैं थोड़े और डिटेल में, बट उससे पहले आप लोगों को बता दो कि इससे पहले के 5 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में वो इस वीडियो के ऊपर 5 लॉज मिल जाएंगे। चलिए कहानियों पे चलते हैं। पहली कहानी है पेरिस फ्रांस की, जहां पे 1905 में माता हरी नाम की एक अद्भुत औरत की बात होने लगी। ऐसा जाना जाने लगा कि ये कोई देवीय औरत है जो कि भारत, जावा, इंडोनेशिया जैसे देशों में रह चुकी है और यहाँ पे ये अपनी जादूगरी, अपनी दिव्यता, अपने इस आभा को फैलाकर अब ये फ्रांस आई है। माता हरी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो उन्हें बस समय समय पर नाच दिखाती थी। ये नाच कोई ऐसा अद्भुत डांस नहीं होता था जिसे देख के लोग दंग हो जाए। कभी कभार तो वो सिर्फ खड़ी रहती थी 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक, और सिर्फ अपने शरीर के एक एक हिस्से को हिलाती रहती, जिससे लोगों को लगता ये कोई दिव्य नाच कर रही है, ये कोई जादुई नाच कर रही है, जिससे इनकी आभा बढ़ती जा रही है। ये अपने डांस के दौरान बहुत सारी ज्वेलरी पहनती थी, बहुत सारे गहने पहनती थी, कभी कभार तो ये कपड़े कम पहनती थी और ज्वेलरी ज्यादा पहनती थी। धीरे धीरे इनके बारे में बहुत बातें होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब लोग इनको देखने के लिए टिकट्स लेते थे। इन्होंने अपने रहने के स्थान के पास एक सैलून बना लिया था, जहां ये अपने इस नृत्य के कार्यक्रम को समय समय पर करती थी। उसे देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगती थी। लोग पैसे देकर, गिफ्ट्स लेकर और न जाने क्या क्या तरीके से इनके दर्शन करने के लिए आते थे। माता हरी देखते ही देखते एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्चा का केंद्र बन गई। लोग इनके बारे में अलग अलग कहानियां बनाने लगे। ये कुछ है, ये कहीं से आई है, ये देवी शक्ति है, ये कोई देवी है जो सीधा आई है, आसमान से उतरी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत कहानियां बनने लगी। माता हरी खुद कभी किसी के पास नहीं जाती थी, ना ही कभी ये किसी पब्लिक फोरम पे बात करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब ये लोगों ने कहना लग शुरू कर दिया कि इनका एक नग्न डांस भी होता है जो ये अपने सैलून में करती है, और उसे देखने के लिए लोग काफी बड़ी मात्रा में पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे। बहुत बड़े बड़े रईस लोग उनके इस डांस को देखने के लिए आते थे। ऐसा ये 1 दशक से ज्यादा समय तक चलता रहा। 1905 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 1 दशक से ज्यादा चलते चलते जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने लगा, तब इन्हें एक जर्मन स्पाई या जासूस समझकर फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने इन्हें जान की से मार दिया। इनको डेथ सेंटेंस दे दिया। इनकी मृत्यु के उपरांत लोग शांत तो हो गए, लेकिन अब इनके असली खानदान की खोज शुरू हुई। तब पता चला कि ये कोई ओरिएंटल गर्ल नहीं है। ये ना भारत से है, ना जावा से है, ना इंडोनेशिया से, ना कहीं से भी नहीं है। ये हॉलैंड से है, जो फ्रांस के बगल में ही है। ये वहां से फ्रांस आई थी बहुत ही तंगहाली के स्थिति में। इनके पास बहुत कम पैसे थे। ये फ्रांस इसलिए आई थी क्योंकि उस समय पेरिस ऐसी लड़कियों का एक गढ़ हुआ करता था जो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, कोई काम करना चाहती थी। फ्रांस में उस समय वेश्यावृत्ति बहुत बड़ी स्तर पे की जाती थी और ऐसी अनगिनत लड़कियां, महिलाएं इसी प्रोफेशन में चली जाती थी। किंतु माता हरी, जिनका असली नाम मार्गरेट था, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था
और वो जानती थी कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे लोग इनके तरफ आकर्षित हो और इन्हें पैसे भी दे की जाए। ये अपने बचपन में अपने परिवार के साथ कई दफा इंडोनेशिया, भारत, जावा, मलेशिया, इन सब जगहों पे जा चुकी थी। इसलिए वो यहाँ के कुछ कुछ कल्चर की चीजों को देखकर वैसे ही इमिटेट करने की कोशिश करने लगी। इसी सब के चलते लोग इन्हें एक देवी समझने लगे, इन्हें किसी दिव्य आभा की झलक देखने लगे और अंत में इनका अंत हुआ। दूसरी कहानी है हनीबाल की। हनीबाल एक एबल जनरल थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य के ऊपर कई दफा आक्रमण किया था। रोमन साम्राज्य के इस कमजोर होती स्थिति का फायदा उठाकर हनीबाल उसको और कमजोर करना चाहते थे। एक समय ऐसा आया जब हनीबाल रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और उन्होंने पाया कि वो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं और पीछे की तरफ समुद्र है या नदी है और उनकी सेना बीच में फंसी हुई। इसके विपरीत फैबियस, जो कि रोमन जनरल था, वो पहाड़ पे था और एक बड़ी सेना के साथ तैयार खड़ा था। वो बहुत खुश था कि आज उन्होंने इस रोमन साम्राज्य की नाक पे दम करने वाले हनीबाल को पकड़ लिया है। वो बहुत खुश था कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और मैं इसके ऊपर आक्रमण करके इसे तबाह कर दूंगा और अंत में शांति की नींद सो पाऊंगा। ऐसा होता देख वो निश्चिंत हो गया, किंतु शाम के समय कुछ ऐसी भगदड़ मची उसके किले पे कि उसने देखा कि नीचे से एक बहुत बड़ी मात्रा में, जितनी हनीबाल की सेना थी उससे कई ज्यादा बड़ी मात्रा में सेना पहाड़ के ऊपर तेजी से भागी चली आ रही थी। वो तेज इंसानों जैसा तेज ना हो जैसे राक्षस दौड़ के चले आ रहे, और सेना भी लगभग 3 गुना 4 गुना हो चुकी थी। फैबियस इससे घबरा गया। उसे लगा अभी शाम होते होते तो मैंने हनीबाल की सेना को देखा था, ये अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई। वो घबरा गया, उसके सैनिक घबरा गए, सब यहाँ वहां तितर बितर होने लगे। उन्होंने नीचे देखा तो सैनिक बड़ी मात्रा में मशाल लेकर पहाड़ के ऊपर तेजी से भागे चले आ रहे थे, जैसे उन्हें थकना पसंद ही नहीं। ये देखकर फैबियस घबरा गया और उसने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया। बाद में पता चला कि सच में वहां पे कोई बड़ी सेना आई ही नहीं थी। हनीबाल ने साथ में लाए हुए जो बैल थे उनकी सींगों पर इस तरीके से मशाल बांधकर, लकड़ी के टुकड़े बांधकर उसमें आग लगाकर तेजी से पहाड़ की तरफ रवाना कर दिए थे। जितनी इस आग की लपटें गर्म करती उतना ये बैल और तेजी से भागते, जिसे देखकर फैबियस घबरा गया। अंत में फैबियस को अपनी भूल का पता चला, लेकिन डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, तब तक देर हो चुकी। ये बताता है कि किसी भी तरीके से आप अटेंशन ग्रास्प कीजिए। मैं जानता हूं ये कहानी आप लोग को और कहीं भी देखने को मिली, जो कि मूवी है बाहुबली। अगर आप लोग ने वो मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि सेम ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट वहां पे भी किया गया था। अगली कहानी हमारे पिछले कहानी के दोनों नायक थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच की है। 1915 में ऐसी अफवाह फैल गई कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विल बी गिवन टू देम जॉइंटली। इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करने की वजह से जॉइंटली नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया जाएगा। किंतु जब अवार्ड्स अनाउंस हुए तो इन दोनों का नाम नहीं था। इस रूमर को शांत होते ही एक्चुअल बात समझ में आई। सब पता चला कि नोबेल कमेटी वाकई में एडिसन के पास गई थी इस प्रस्ताव को लेके कि आपको और टेस्ला को साथ में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया जाएगा। किंतु एडिसन, जिन्हें अपनी रेपुटेशन बहुत ज्यादा पसंद थी और वो किसी भी कीमत पे अपनी तरफ अटेंशन ग्रास्प करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने अब उस अटेंशन को निकोला टेस्ला को देने से मना कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे साथ साथ टेस्ला वहां पे अवार्ड गेन करेगा तो भले मेरा नाम आए कि मैंने ये अवार्ड पाया, किंतु टेस्ला का भी नाम आएगा कि उसने भी ये अवार्ड पाया, विच
वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल फॉर एडिसन। एडिसन ने इसीलिए मना कर दिया और अल्टीमेटली 1915 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स गोज टू एक फादर सन डुओ ब्रैग्स डुओ को मिला। दिस वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव साइड। एक इस लॉ का रिवर्सल भी है। रिवर्सल है लोला मॉन्टेस का। लोला मॉन्टेस एक बहुत ही प्रसिद्ध औरत थी इंग्लैंड की। उन्होंने एक थिएटर ऑर्गेनाइज कराया और वहां पे जितने भी बड़े लोग थे इंग्लैंड के सबको बुलाया, इंक्लूडिंग द क्वीन। इंग्लैंड में ऐसी मान्यता है कि जब क्वीन आएगी तो उसके बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी। क्वीन सबसे अंत में कहीं पे भी जाएंगी, सबसे अंत में कहीं पे भी आएंगी और जब वो प्रवेश करेंगी तो सबको खड़े होकर उनका अभिवादन करना है। लोला मॉन्टेस ने जो ये थिएटर प्ले रखा उसमें क्वीन के आने के बाद वो खुद एंट्री मारती है ब्लैक कलर के कोट और फर पहन के। उन्होंने एक डायमंड का सेट पहन के रखा था और फिर वो क्वीन से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो गई। लोगों की नज़र उनके ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि लोला चाहती है कि सब उनकी तरफ देखें। वो अटेंशन सीकर बन गई। वो जिस काम के लिए आई थी वो की वजह उस काम का ना होके गलत काम से जानी जाने लगी। यहाँ तक कि क्वीन को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और अल्टीमेटली इंग्लैंड की जनता ने लोला मॉन्टेस को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद लोला मॉन्टेस कितनी ही बड़ी बड़ी पार्टियां करती किंतु उसमें कोई भी रॉयल फैमिली का नहीं आता, कोई भी नोबेल्स नहीं आते, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी आने से मना करते थे। दिस शोज कि कभी कभार आपको अटेंशन सीकर नहीं बनना है जब आपके सामने कोई आपसे बहुत 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 बड़ा खड़ा है। लास्टली आप लोग से यही कहूँगा कि दिस इज द बुक जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, जिसकी लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो प्लीज बाय इट, रीड इट और गेन समथिंग आउट ऑफ इट। चलिए बाय।